हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इन्फोसिस लिमिटेड, टीसीएस लिमिटेड, एचसीएल टेक, दोस्तों ऐसे गजब के करेक्शन में, और इन्फोसिस की तो बात ही क्या पूछो। इतना ज़बरदस्त फॉल और इतना ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है स्टॉक के अंदर कि जो इसके इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर है उसको हिला के रख दिया है। आईटी का पूरा इंडेक्स फॉल में है दोस्तों। क्वार्टरली रिजल्ट कुछ खास नहीं आए हैं और बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज के वजह से बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है। तो दोस्तों आज हम वीडियो में क्या क्या देखेंगे वो मैं आपको पॉइंटर्स बता देता हूं। पहले तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाई इन्फोसिस स्टॉक इज फॉलिंग। इन्फोसिस स्टॉक का शेयर प्राइस क्यों फॉल हुआ है, कब तक फॉल होगा, कहां रुकेगा, उसका सपोर्ट क्या बनेगा, उसका रेजिस्टेंस क्या बनेगा। सेकंड मैं बताऊंगा इसके अंदर की इन्फोसिस में कुछ बहुत ही जो एट्रिशन रेट का, एम्प्लॉइज का जो प्रॉब्लम चल रहा है, एम्प्लॉइज भाग जा रहे हैं, छोड़ रहे दूसरे, उसका भी इन्फोसिस ने एक नया क्लॉज लाया है एम्प्लॉइज के लिए, उसके ऊपर से भी इन्फोसिस में प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फिर दोस्तों ग्लोबल प्रॉब्लम, यील्ड्स, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होता है यूएस का, उसके वजह से आईटी इंडेक्स पे क्या इंपैक्ट आता है और क्या इन्फोसिस पे इंपैक्ट है, क्यों इन्फोसिस गिर गया, क्या एक दो ही फैक्टर थे या और भी कुछ फैक्टर है। थर्ड दोस्तों, रशिया में जो इन्फोसिस ने बंद किया है अपना जो ऑपरेशन, उसका क्या इंपैक्ट है। और दोस्तों एट लास्ट हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ये क्या लेवल तक और ऊपर कैसे जाएगा, क्या ये नीचे और करेक्शन हो सकता है क्या, और क्या इसे इस भाव पे, इस फॉल में क्या ये अपॉर्चुनिटी है या ट्रैप है या और करेक्शन होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए स्क्रीन पे आते हैं दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मुझे इससे बहुत हौसला मिलता है कि और भी ऐसे वीडियो, अच्छे कंटेंट आप लोगों के लिए बनाओ। और वीडियो को लास्ट में लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे पहले देखेंगे जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो कल का बंद हुआ है, इन्फोसिस 1.92% के करेक्शन पे बंद हुआ। अब इसे अगर 5 दिन के करेक्शन पे देखे तो 3.53%, एक महीने का देखे तो 15.83, 6 महीने का देखे तो 7, ईयर टू डेट देखे तो 16 पॉइंट। मीन्स अगर पूरा साल अगर मैं कंपेयर कर लूँ तो आईटी स्टॉक्स के लिए कुछ अच्छा नहीं रहा है दोस्तों, ठीक है। जो कोविड के बाद जो इनके अंदर बूम आया था दोस्तों, वो बूम अब पूरा बबल की तरह ब्लास्ट हो गया दोस्तों वीडियो लंबा होगा क्योंकि डिटेल में मैं आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा जो कि आपको बहुत हेल्प करेगी आगे जाके। तो आराम से देखना वीडियो भगाना मत दोस्तों, थोड़ा सा लंबा वीडियो होने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों फैक्टर्स क्या क्या आते हैं दोस्तों, देखिए सबसे पहला फैक्टर दोस्तों, इन्फोसिस का जो क्वार्टरली रिजल्ट था, क्वार्टर ग्रोथ, वो मार्केट एस्टिमेशन के हिसाब से नहीं आया है। यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, देखिए सेल्स में तो ग्रोथ है, सेल्स में ग्रोथ अगर आप देखो दिसंबर 2021 से मार्च के 2022 में सेल्स में तो ग्रोथ है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखोगे तो जो प्रीवियस क्वार्टर था उसके अंदर 5809 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि दोस्तों घट के 5686 हो गया है, जो कि इसके ईपीएस पे स्ट्रेट फॉरवर्ड असर डाला है। ईपीएस 13.52 हो गया, जो प्रीवियस क्वार्टर के कंपैरिजन में 13.81 था। तो दोस्तों यहाँ सीधा साधा मार लगी है। अब दोस्तों क्यों मार लगी है, इस चीज को आप एक चीज को समझो दोस्तों, यहाँ पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है, और यहाँ पे और डिटेल्स नहीं आ रहे हैं दोस्तों, मैं आपको और भी फैक्टर्स बताऊंगा कि क्यों ऐसा हुआ। एक तो ये क्वार्टरली रिजल्ट का जो एक्सपेक्टेशन है, एक नेगेटिव पॉइंट इन्फोसिस का शेयर गिरने की एक वजह है दोस्तों। दूसरा दोस्तों देखिए, ये एक चीज को समझिए, जितनी भी आईटी कंपनी है दोस्तों, अभी ये क्या आ रहा है, एक सेकेंड दोस्तों मुझे रिफ्रेश करने दो, ओके एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। इसका जो बिजनेस है दोस्तों, एडिशनल इंफॉर्मेशन में यहाँ पे अगर हम देखेंगे, मैं इसको रिफ्रेश कर लूँ इसको, ओके व्यू डिस्काउंट, व्यू फॉर फ्री, यहाँ पे ओके ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हम एक बार सर्च कर लेते हैं इन्फोसिस प्रॉफिट जोग्राफी वाइज, ओके। यहाँ पे अगर हम इन्फोसिस रेवेन्यू अगर देखें हम जोग्राफी वाइज, तो दोस्तों देखिए यहाँ पे
ये इन 2019 का डेटा है, लेकिन ये सेम है अभी भी। इन्फोसिस का जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है ना दोस्तों, वो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप से आता है। यहाँ पे 60% जो रेवेन्यू है वो नॉर्थ अमेरिका से आता है। अब दोस्तों प्रॉब्लम क्या हो रही है, इस चीज़ों को आप लोग समझो। जो ग्लोबल इकोनॉमी में अभी प्रॉब्लम चल रही है, आपको पता है अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट जो 40 साल का हाई हो गया है, 8 से 8.5% इन्फ्लेशन हो गया है। और दोस्तों यील्ड्स जो होते हैं, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो होते हैं, उनसे भी उनके इसमें रेट में इजाफा हो गया। मीन्स वो अब सेफर इन्वेस्टमेंट लग रहे हैं FIIs को, जो फॉरेन इन्वेस्टर। इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। क्या होता है दोस्तों, एक स्टॉक कब गिरता है, जब उसके अंदर हैवी सेलिंग आती है। हैवी सेलिंग कौन कर रहा है दोस्तों, यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत सारी हैवी सेलिंग कर रहे हैं। अब जो यील्ड्स होता है ना दोस्तों, यील्ड्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा पहले बताऊंगा, यील्ड्स काम कैसे करते हैं, ठीक है। ये मोतीलाल ओसवाल का ये डॉक्यूमेंटेशन है। अब मैं इसके ऊपर ज़्यादा आपको नहीं समझाऊंगा, आपको मैं इजी वे में समझाता हूँ कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, वो दो तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। एक तो बॉन्ड्स में करते हैं, जो उनकी कंट्री में भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। एक अज्यूम करते हैं US बॉन्ड, हम US से कंपैरिजन कर रहे हैं क्योंकि जो इन्फोसिस और IT कंपनी का जो स्टॉक है वो मेजोरिटी वहाँ से डिपेंडेंट है। और दूसरा जो है डायरेक्ट स्टॉक, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक में ले लूँ तो डायरेक्ट स्टॉक मतलब इन्फोसिस में, इन्फी में और डायरेक्ट है। अब होता क्या है दोस्तों, जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं US के, ये सेफर इन्वेस्टमेंट होते हैं, ये सेफर इन्वेस्टमेंट में कंसिडर किया जाए, लेकिन जितना ज़्यादा सेफ है उतना कम रिटर्न। अभी एक एग्जाम्पल, अभी जो 5 से 6% का ना यहाँ पे रिटर्न मिलता है गवर्नमेंट बॉन्ड्स में। अब दोस्तों अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। दो इंसान हैं जो दोनों आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। एक आपको बोलता है कि मैं आपको रिटर्न इन इन्वेस्टमेंट, आप जो पैसा मुझे दोगे उससे मैं 5% के हिसाब से आपको दूंगा रिटर्न, और एक बोलता है मैं आपको 15% के हिसाब से दूंगा। आप किसके साथ जाएंगे? जाहिर सी बात है जो 15% दे रहा है। अब दोस्तों कल के जो 15% दे रहा था उसका जो रिटर्न है उसका, वो आपके गवर्नमेंट रिटर्न से कम हो जाए या उसके आसपास आ जाए, तो आप किसके पास जाएंगे? आप ऑब्वियसली फिर से जो पहला वाला इंसान था उसके पास चले जाएंगे, क्योंकि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है और गवर्नमेंट के पास आपको अगर सेम रिटर्न मिल रहा है तो आप सेफ जगह पे क्यों नहीं पैसा डालेंगे। तो सेम चीज होता है, जो बॉन्ड्स होते हैं वो सेफ रिटर्न में कंसिडर किए जाते हैं। इक्विटी जो है वो थोड़ा सा रिस्की एसेट क्लास है। अब होता क्या है, इन्वेस्टर्स यहाँ हमेशा देखते हैं कि हमको अगर इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना है तो हमको ये जो रिटर्न है इससे ज़्यादा रिटर्न मिलना चाहिए। तो मेजोरिटी ये लोग हमेशा 3 के मल्टीपल या 2 के मल्टीपल में देखते हैं। अराउंड 12 से 15% का रिटर्न तो ये लोग एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों अब होता क्या है, इसको जो फाइनेंशियल की भाषा में बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम मतलब कि मैं ऊपर का, अभी मैं एक एग्जांपल, अगर मुझे 15% रिटर्न चाहिए, मैं इसको अगर 6 से माइनस कर दूं तो 9% का मुझे यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है। तो ये जो 9% है ना दोस्तों, ये प्रीमियम गिना जाएगा। प्रीमियम तो इसको बोलते हैं कि मैं जो यहाँ पे रिस्क ले रहा हूँ इसमें मुझे प्रीमियम कितना मिलेगा, तो 9% का यहाँ प्रीमियम मिलेगा, और अगर 12 होगा तो 6। तो ये रिस्क प्रीमियम अगर उनका सेम टू सेम हो जाए गवर्नमेंट बॉन्ड के हिसाब से, तो ये लोग क्यों रिस्की एसेट में इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसे ही फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, जब इनका रिस्क प्रीमियम सेम हो जाता है या गवर्नमेंट के बॉन्ड के कंपैरिजन में आ जाता है, तो ये लोग गवर्नमेंट बॉन्ड में अपना पैसा डालने लगते हैं और डायरेक्ट स्टॉक से पैसा निकाल लेते हैं। दोस्तों से एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हो रही है यूएस के अंदर। जो गवर्नमेंट जो अभी मार्केट सिनेरियो है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स की यील्ड्स बढ़ा दी गई है, ठीक है दोस्तों। और जो अभी मार्केट ग्लोबल आउटरेज, ग्लोबल इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए फॉरेन इन्वेस्टर्स को लगता है कि अभी से सेफ हेवन नहीं है इन्वेस्ट करना डायरेक्ट स्टॉक में, उनको ये रिस्क प्रीमियम नहीं मिलेगा फिलहाल में, तो उन्होंने पूरा पैसा निकाल के गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पुश कर दी या दूसरे सेफर इन्वेस्टमेंट में पुश कर दिया है दोस्तों। अब दोस्तों बात याद है, जब भी ये साइकिल हमेशा चलती रहती है दोस्तों। फॉरेन इन्वेस्टर्स का काम ही यही है कि पैसा लगा के पैसा बनाना, वो लोग बैठे नहीं रहते, उनको जहां जो साइकिल में पैसा बनेगा ये वहां घूमे। कल के जब ये रिस्क प्रीमियम यहाँ पे फिर से वापस आ जाएगा, ठीक है, जो कि आएगा आगे जाके आईटी सेक्टर में, वो लोग फिर से वहां से पैसा कमा के गवर्नमेंट बॉन्ड के यहाँ से पैसा निकाल के वहां से कमा के यहाँ डालेंगे, फिर यहाँ पे पैसा कमाएंगे। फिर उन्हें जब लगेगा यहाँ पे पैसा नहीं है दोस्तों, तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स में चले जाएंगे या दूसरे स्टॉक्स में या सेक्टर्स में चले जाएंगे। दोस्तों पैसा कहीं नहीं जाता है, पैसा घूमता रहता है इधर से उधर। तो होप दोस्तों आपको ये यील्ड्स का फंडा समझ में आया होगा। ये भी एक मेजर रीजन है जो कि आईटी स्टॉक्स में फॉल ला रहा है दोस्तों, ठीक है।
अब दोस्तों अब आते हैं यहाँ पे एक जो क्वार्टरली हमने क्या क्या कवर किया, क्वार्टरली रिजल्ट कवर कर लिया हमने, जो इन्फोसिस का बिजनेस है वो नॉर्थ अमेरिका से और यील्ड से कैसे अफेक्ट होता है वो। अब दोस्तों एक आता है, इन्फोसिस ने क्या किया है, अभी एक नॉन कम्पीट क्लॉज लाया। नॉन कम्पीट क्लॉज का मतलब क्या होता है कि आप मेरे पास अगर काम कर रहे हो, मेरे पास कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, मैं उसे एक क्लॉज साइन करा लूंगा काम करने से पहले या छोड़ने के टाइम कि तुम किसी मेरे एग्जैक्ट कॉम्पिटिटर के साथ ज्वाइन नहीं हो सकते। मीन्स इन्फोसिस इन्फोसिस के रिलेशन क्या होगा कि इन्फोसिस से कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ता है तो वो TCS, HCL टेक, L&T इन्फोटेक, ठीक है, एम्फेसिस, माइंडट्री, इनके जो कॉम्पिटिटर्स है डायरेक्ट उसके पास ज्वाइन नहीं कर सकते। अब दोस्तों ये क्यों लाया है इन्फोसिस ने, ये एक चीज को आप समझिए क्या हो रहा है दोस्तों, एट्रिशन रेट बढ़ रहा है। एट्रिशन रेट का फंडा मीनिंग एक बहुत सिंपल है कि एक कंपनी में से एम्प्लॉय लोग निकल जा रहे हैं। अब उसके रीजन बहुत हो सकते हैं। एक पहला रीजन ये हो सकता है कि एम्प्लॉय को निकाल दिया गया, ठीक है दोस्तों। दूसरा, अब ये जो क्लॉज से हमें ये समझ में आ रहा है, दूसरा क्या होता है, एम्प्लॉय खुद से निकल जाते हैं और दूसरी IT कंपनी में चले जाएंगे वहां पे ज्यादा पैसे के लिए या ज्यादा प्रिविलेजेस के लिए। अब कंपनी क्या करती है, कंपनी का ना दोस्तों हर एक का एक एस्टिमेट होता है कि हर साल मेरे यहाँ से 10% लोग छोड़ते हैं या 12% लोग छोड़ेंगे, एक एस्टिमेट, और उसी हिसाब से कंपनी आगे के इंटरव्यूज प्रोसेस करके रही। लेकिन होता है क्या है दोस्तों, जब एट्रिशन रेट आपका बढ़ जाएगा, आपका एट्रिशन रेट आपका जब बढ़ जाएगा कि 10% आपका एस्टिमेशन था, आपका एट्रिशन रेट 15% हो गया, तो अब आपको प्रॉब्लम आने लगेगी कंपनी में। अब लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज क्या करते हैं दोस्तों, अच्छी अपॉर्चुनिटी के लिए दूसरी कंपनीज में ज्वाइन हो जाए। तो ये एट्रिशन रेट को कंट्रोल करने के लिए इन्फोसिस ने किया है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। अगर आप देखो यहाँ पे IT एम्प्लॉइज, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मार्क करके दिखाऊं, IT एम्प्लॉइज यूनियन फाइल्स कंप्लेन अगेंस्ट इन्फोसिस ओवर न्यू नॉन कम्पीट लॉस। तो ये भी एक इन्फोसिस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है, और ये इम्प्लीमेंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि आप किसी को ऐसे रोक नहीं सकते, फिर आपकी कंपनी के अंदर कोई लोग काम करने भी नहीं आएंगे। तो ये भी एक रीज़न है दोस्तों, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है, अब आएंगे दोस्तों चार्ट के ऊपर आ जाएंगे, ठीक है। अब चार्ट के ऊपर दोस्तों क्या चल रहा है, क्या ही बताओ दोस्तों। चार्ट के ऊपर 18% का फॉल है दोस्तों, और अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो सीधा दोस्तों एक गैप डाउन है। मीन्स कैसे 5% का यहाँ पे सीधा गैप बन गया दोस्तों। मीन्स बहुत ही नेगेटिव सेंटिमेंट्स हैं अभी फिलहाल IT के स्टॉक्स को लेके, और ये सभी का हाल है दोस्तों। TCS, इन्फोसिस, विप्रो, सभी का यही हाल है। अगर हम यहाँ पे IT इंडेक्स को देखें, अगर हमको कभी भी कोई पूरे सेक्टर को स्टडी करना है तो हमें उसके इंडेक्स को देखना बहुत ज़रूरी है कि इंडेक्स में क्या चल रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट्स क्या है, क्या वो स्टॉक में ही सिर्फ प्रॉब्लम है या पूरे के पूरे सेक्टर में इशू है। अगर आप ओवरऑल IT इंडेक्स भी अगर देखो दोस्तों, तो अपने हाई से अराउंड 17% करेक्टेड है, तो सेम टू सेम ये चल रहा है दोस्तों। अगर हम अभी यहाँ पे अगर TCS को देखें दोस्तों यहाँ पे, तो TCS में भी दोस्तों सेम, आपको अगर चार्ट देखेंगे ना दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि सब एक दूसरे के हूबहू भाई चल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पूरे IT इंडेक्स। अब दोस्तों एक और फैक्टर ये आता है, अगर आप लोग कोविड के बाद का एरा देखो तो IT इंडेक्स जो भागा है दोस्तों, ये कोविड का फॉल है दोस्तों। अगर मैं यहाँ से अगर गिनूँ और अभी के करेक्शन तक भी अगर मैं गिन लूँ दोस्तों, यहाँ पे इसके अभी के अगर करेक्शन तक भी हम अगर यहाँ पे इसका गेन गिनेंगे यहाँ से, तो 200% का यहाँ पे अभी भी स्टॉक भागा हुआ है। तो दोस्तों क्या हुआ है ना, IT स्टॉक इसके पहले ज़्यादा चला नहीं, तो ठीक है समझ में आता है 50-100% भी अगर भाग गया, क्या हो गया, ये एक बबल बन गया। मीन बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया IT स्टॉक। मीन्स लोगों ने दोस्तों ऐसा होने लगा, मुझे भी हुआ दोस्तों कि अरे यार मैं ये स्टॉक ले लेता, IT स्टॉक तो मतलब तूफान बन गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों एक चीज़ आप रखिए, जब कहीं पे भी तूफान आता है तो वो तूफान कम भी होता है दोस्तों, क्योंकि तूफान एक कॉमन चीज़ नहीं है, वो हुआ और उसके बाद स्टेबल तो होगा ही होगा। तो सेम चीज़ यहाँ हुआ है, यहाँ पे बबल बस्ट हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे दो चीज़ होगा, या तो ये इसे अपने प्रॉपर वैल्यूएशन पे मार्केट इसको लेके आएगा, जो कि ला ही रहा है खींच के, और अगर दोस्तों एक और देखो, मैं हमेशा अपनी वीडियो में बात करता हूँ दोस्तों, करेक्शन हमेशा वैल्यूएशन डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। एक चीज़ को आप समझो, हो सकता है यहाँ से इसका फॉल रुक जाए, लेकिन दोस्तों क्या होगा, एक टाइम करेक्शन भी होता है। टाइम करेक्शन में क्या होगा दोस्तों, स्टॉक है ना इसी रेंज में काफ़ी दिनों या सालों तक फंसा रहेगा।
लोगों हमको क्या लगेगा कि स्टॉक गिर तो नहीं रहा, लेकिन ये भी तो दोस्तों एक अपोजिट साइड भी तो देखो, स्टॉक बढ़ भी नहीं रहा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि अभी स्टॉक अगर 1500 है तो जीरो हो जाएगा या प्रीवियस के 400 या 800 लेवल पे आ जाएगा। दोस्तों क्या है, जो ग्रोथ बढ़ रहा है उसको टाइम के हिसाब से अब एडजस्टमेंट हो जाएगा कि इसका अगर आज के डेट में इसका वैल्यूएशन कॉस्ट ये होना चाहिए था, या ये जो कॉस्ट है 1500 का, ये 2024 का कॉस्ट है, तो हो सकता है कि ये टाइम करेक्शन वहीं फंसा रहे 1 से 2 साल तक, जब तक उसको वो वैल्यूएशन अचीव ना हो। मार्केट हर एक स्टॉक का, चाहे बड़ा हो छोटा हो, उसका वैल्यूएशन को दिखा ही देती है। अब दोस्तों बात ये आती है कि ये क्या लेवल तक जा सकता है और क्या चल रहा है। दोस्तों अब मैं आपको ना यहाँ पे टेक्निकल ओवरव्यू आपको समझाऊंगा दोस्तों, ठीक है। एक चीज़ को आप समझो दोस्तों, अब ये देखो, ये जो मैं यहाँ पे एक बॉक्स मार्क कर रहा हूँ दोस्तों, जो 23 जून का यहाँ पे एक कंसोलिडेशन फेज था, इसको तोड़ के जो स्टॉक है ना दोस्तों यहाँ ऊपर गया, ठीक है। फिर एक यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज बनाया, ठीक है, इसको तोड़ के जो है ना स्टॉक यहाँ से ऊपर गया दोस्तों। अब अगर यहाँ पे हम एक और चीज़ देखें तो यहाँ पे भी ये एक कंसोलिडेशन में ही चल रहा है दोस्तों। अब ये जो कंसोलिडेशन फेज जहाँ जहाँ से होता है ना दोस्तों, वही स्टॉक का रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनता है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ मार्क कर, देखो यहाँ मैंने मार्क किया है इस चीज़ को, देखिए ये जगह पे, ठीक है, मैं यहाँ कर्सर रख रहा हूँ, यहीं पे स्टॉक है ना घूम रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि यहीं से इसका एक ब्रेक थ्रू आया था और इस कंसोलिडेशन का जो ऊपर का भाग था ये इसका रेजिस्टेंस था, मीन इस बॉक्स का ये रेजिस्टेंस था। जब इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, ऊपर के जोन को तोड़ा, मैं यहाँ मार्क करके दिखाता हूँ, इस जगह को तोड़ा तो स्टॉक ऊपर भागा। तो जब भी दोस्तों एक प्रीवियस रेजिस्टेंस अगर कोई करंट लेवल का सपोर्ट बन जाए, मींस ऐसा बाउंस हो उसके ऊपर, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट माना जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर उस सपोर्ट को तोड़ता है दोस्तों तो नीचे फॉल बहुत ही तेजी से होता है। एग्जैक्टली ये चीज इस जगह पे हुआ दोस्तों। ये जो सपोर्ट था, ये सपोर्ट, ठीक है, ये सपोर्ट को सीधा फाड़ के जब नीचे आया दोस्तों तो ये सीधा यहाँ पे टकराया है। अब इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के यहाँ पे घूम रहा है दोस्तों, ठीक है। अब बात ये आती है कितना नीचे जा सकता है। तो दोस्तों अगर ये इसे तोड़ देता है ना दोस्तों, अगर ये इसे तोड़ता है दोस्तों, तो इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा मीन्स 1585 के बाद का, वो 1530 तक जा सकता है इन्फोसिस। अब अगर इस पुराने बॉक्स का अगर इसका सपोर्ट अगर ये तोड़ता है तो दोस्तों देखिए यहाँ पे भी एक छोटा सा, मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, इस जगह पे एक छोटा सा ब्रेकआउट है यहाँ पे, तो 1511 आ सकता है। उसके बाद अगर हम देखें तो 1477, और उसके बाद अगर ये इसे तोड़ देता है दोस्तों तो ये पुराने वाला जो इसका लेवल है 27 मई 2021 का 1390 तक भी आ सकता है दोस्तों। अब दोस्तों ये तो बात हो गई फॉल की। अब ये ऊपर कहाँ तक जाएगा, कहाँ कहाँ अटकेगा, बहुत सिंपल है दोस्तों। ये जो कंसोलिडेशन फेज था, ये वाला, ये जो आपका कंसोलिडेशन फेज है, इसका जो ये रेजिस्टेंस जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन बनी है यहाँ पे, ये अगर यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर जाता है और यहाँ पे ये टकराएगा, इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलेगा क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन है। और अगर इसे आप अगर देखो तो यहाँ पे भी इस चीज़ का रेजिस्टेंस है, तो ये बहुत ही क्लियर कट रेजिस्टेंस है। अगर ये इसे तोड़ता है दोस्तों तो इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है 1756, यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर ये इसे तोड़ता है, इसका दूसरा लेवल होगा 1836। अगर ये इसे तोड़ता है तो इसका लेवल होगा 1911 या इसका लाइफ टाइम हाई दोस्तों। तो काफी सपोर्ट एंड लेवल रेजिस्टेंस है, बहुत इसे अब मेहनत करना है ऊपर दौड़ने के लिए और नीचे जाने के लिए भी ये मेहनत करेगा दोस्तों, ऐसा नहीं गिर जाएगा, ठीक है। अभी सेंटीमेंट्स ने, अब दोस्तों बात ये आती है दोस्तों कि सर ठीक है ये सब तो बता दिया, अब मुद्दे की बात कीजिए, इसे ले या नहीं ले। अब दोस्तों देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ अच्छा जो स्टॉक है अगर वो 10 से 12 या 15% करेक्शन पे भी आपको मिल जाए तो उसे ले लेना चाहिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो। यहाँ मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म। तो 18% करेक्शन मुझे लगता है अच्छा करेक्शन है। अब जिन्हें लगता है और नीचे जा सकता है दोस्तों, देखो लगने से हमारे कुछ नहीं होता, अगर नीचे जाए या नहीं जाए, अगर नीचे जाएगा तो और खरीद लो। एसआईपी के मोड में थोड़ा यहाँ 18% में पैसा डाल दो, नीचे और जाता है तो 25% के करेक्शन में पैसा डाल दो। बॉटम पकड़ नहीं पाओगे दोस्तों कभी भी, हाथ कुछ नहीं आएगा, आपको ऐसा लगेगा मेरा सब कुछ छूट गया, फिर आप फोमो में, फियर ऑफ मिसिंग आउट में फंस जाओगे कि अरे यार ये तो मैं मिस कर गया, ये तो ऊपर भाग गया। अगर आप एसआईपी के फॉर्म में लेते रहोगे तो एवरेज आउट हो जाएगा आपका, और बढ़ता भी है। तो दोस्तों क्या है, क्या एक आप हमें सवाल करना चाहिए खुद से, क्या इन्फोसिस जो गिरा है ऊपर नहीं उठेगा? दोस्तों हर स्टॉक ऊपर उठता है, हर स्टॉक नीचे जाता है। अच्छे स्टॉक की खासियत यही होती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। बिजनेस अभी पूरे मार्केट में प्रॉब्लम है तो सिर्फ इन्फोसिस अकेला लौटा नहीं है इस चीज में, ठीक है।
अब दोस्तों बात आती है शॉर्ट टर्म, जिन्हें ट्रेड करना है वो क्या करें। देखिए दोस्तों, शॉर्ट टर्म जिसे ट्रेड करना है, मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बताया, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए एक रिस्की बेट है दोस्तों। आपको सोच सा शॉर्ट टर्म भी आपको ऐसा है, आप 2-3-4 महीना भी फंस सकते हो लेवल के आसपास, क्योंकि मार्केट जो 2022 का साल जो है अभी जो चल रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। इन्फोसिस ने रशिया के अंदर अपना ऑपरेशंस बंद कर दिया, मार्केट में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, इन्फ्लेशन रेट इंडिया में भी हाई है, और यूएस ने तो 40 साल से सबसे ज़्यादा 40 साल के बाद एक इन्फ्लेशन देखा, बॉन्ड्स के प्राइस बढ़ गए, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, रशिया वॉर नहीं रोक रहा है यहाँ पे, और भी बहुत सारे ग्लोबल इश्यूज है यहाँ पे। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहता है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ये चीज़ ध्यान रखो, वॉलेटिलिटी देखने के लिए तैयार रहो। नीचे जा सकता है, नीचे नहीं जाएगा तो टाइम करेक्शन होगा, ऊपर भाग गया तो आपकी नसीब है, क्योंकि ये जो अभी मार्केट है ये फिलहाल साइडवेज चल रही है और फॉलिंग में भी है यहाँ पे, तो कुछ बोला नहीं जा सकता। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं मेरा खुद का बोलूँ तो मैं इसके अंदर एंट्री ले लूँगा, ये शायद ये मंडे या ट्यूसडे के अंदर। मेरे पास ऑलरेडी इन्फोसिस का काफ़ी स्टॉक है, मैं तो इसको ये लेवल पे भी लूँगा, इसके ऊपर भी जाएगा तो भी लूँगा, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में। मेरा फिलोसॉफी ही नहीं है कि बॉटम पकड़ लूँ, बॉटम को आज तक कोई नहीं पकड़ पाया दोस्तों, कि यहीं तक जाएगा, नहीं तो हम सब भगवान हो जाते हैं और हम सब अंबानी बिल गेट्स से सबसे अमीर हो जाते, दुनिया के सबसे पैसे वाले आदमी हो जाते, अगर आपको बॉटम और टॉप पता चल जाए तो दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों होप कि आपको ये वीडियो मैंने अच्छे से डिटेल में समझाया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करो, शेयर करो। आप चाहते हैं मैं ऐसे और डिटेल्ड आउट कंटेंट बनाऊं जिसमें और जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज ये यील्ड वील्ड के आज मिले, तो कमेंट करके बिल्कुल बताना, मैं और कोशिश करूंगा ऐसे वीडियो बनाने की। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय दोस्तों, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।